नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, अभी एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आया है और ये न्यूज क्या है? दरअसल देश भर में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है और पूरे देश में यह कानून लागू कर दिया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि इस कानून को 2019 में ही ले आया गया था, लेकिन इसको लेकर के देश भर में व्यापक विरोध देखा गया, प्रदर्शन देखे गए। आप शाहीन बाग की घटना नहीं भूले होंगे, व्यापक प्रदर्शन हुआ था। सरकार उस वक्त इस स्थिति में नहीं थी कि इस कानून को लेकर के अधिसूचना जारी कर सके, इसीलिए कानून लागू हुए 4 साल बीत गया, लेकिन इसके लिए अधिसूचना नहीं आया था। जमीन पर यह कानून नहीं उतार पाई थी सरकार। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने आज 11 मार्च 2024 शाम के 6 बजे में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके स्पष्ट कर दिया कि देश भर में सीएए लागू हो गया है। हाल ही में कुछ दिन पहले लोकसभा में जब सत्र चल रहा था तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था स्पष्ट तौर पर कि सीएए देश का कानून है और इसे लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। इससे पहले कुछ दिन पहले ही बंगाल में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह जी ने कहा था कि सीएए जल्द ही लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा, जो कि आज देखने को मिला भी है। देखिए, इस लेक्चर में हम पूरी तरह से चर्चा इस बात की करने वाले हैं कि सीएए को लेकर के जो इतना हाई तौबा मचता है, इतना विवाद की स्थिति देखी जाती है, आखिर इसमें क्या ऐसे प्रावधान है? और खास करके सीएए के लिए कहा जाता है कि यह मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहा है। इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई किसी मुसलमान की नागरिकता इससे जाने वाली है देश भर में? हम यह भी देखेंगे। क्या कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक है तो क्या उसे कागज दिखानी पड़ेगी अपनी नागरिकता को लेकर के? हम यह भी देखेंगे। और कैसे इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का एंगल जुड़ जाता है, इन तमाम बातों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब चलते हैं यहां से। देखिए, देश भर में लागू हुआ सीएए। अब यहां सबसे पहले इस न्यूज की जो कटिंग है उस पर नजर दौड़ाइए। स्पष्ट तौर पर जैसा मैंने कहा आपको कि सीएए जो है 2019 में भी यह कानून की शक्ल में आ गया था। लोकसभा से इसे 9 दिसंबर 2019 को पारित करवा चुकी थी सरकार और राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को यह पारित हो गया था। उसके बाद यह कानून की शक्ल लेने के लिए राष्ट्रपति के पास इसे पहुंचाया गया कि हस्ताक्षर हो जाए और प्रेसिडेंट ने भी 12 दिसंबर 2019 को ही इस पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन फिर भी यह धरातल पर नहीं आ पाया और आज आया है। तो 4 साल का लंबा अंतराल क्यों? आखिर फिर से वही चर्चा में आ गया है बात। देखिए, 4 years आफ्टर बिल पास्ड सिटीजनशिप लॉ सीए बिकम्स रियलिटी। ये जो कानून है अब जमीनी हकीकत यह बन चुकी है। इसको लेकर के अभी जब ये अधिसूचना जारी कर दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, तो देश भर के बहुत सारे नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश हो, टीएमसी के ममता बनर्जी हो और भी तमाम विपक्ष के नेता के द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। अब देख रहे हैं बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो है वो कह रही है कि एनीथिंग दैट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट पीपुल, वो कोई भी ऐसा चीज जो लोगों में भेदभाव करेगी वो उसका विरोध करेंगे, ये यहां पर कहा जा रहा है। सीए नोटिफिकेशन को देश भर में आज से लागू होगा सीएए, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। अब इसको लेकर के क्या बातें कही गई है ये समझ लीजिए। कुछ समय पहले मैंने आपको सीए के बारे में बताया था, तो मैंने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय में किसी एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा यह सूचना बाहर आई थी कि संभव है सरकार इसको लेकर के पोर्टल लॉन्च करे। आज की जब यह अधिसूचना सरकार ने जारी कर दिया है, यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि अधिसूचना में यह बात बताया गया है कि पंजीकरण की प्रक्रिया जो होगी वह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए एक वेब पोर्टल सरकार तैयार कर चुकी है। इसके लेकर के क्या नियमावली वगैरह होगा सब कुछ तैयार करके बता दिया गया है। आप जब डीएम बनते यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस बनके, तो आपके जिम्मे बहुत सारे काम होंगे। उसमें एक काम यह भी होगा कि नागरिकता को लेकर के आप ही को जांच पड़ताल करना होगा। यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है। इससे पहले जब ऑनलाइन पंजीकरण की बात नहीं की गई थी, या यहां पर जो मैं आपको कह रहा हूं कि ऑनलाइन पोर्टल की बात नहीं थी, तो डीएम की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन अब यह कहा गया है कि लोग अपने मोबाइल फोन से भी आप वहां जाकर के इस वेब पोर्टल पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर उसकी जांच की जाएगी और जांच में सही में पाया गया कि आप नागरिकता पाने के पात्र हैं तो फिर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि यहां पर देखिए, डीएम की जो भूमिका होने वाली है वह सीमित कर दी गई है सरकार
सरकार के द्वारा। ठीक है, अब इसको लेकर के एक डेडलाइन फिक्स कर दिया गया है कि देखिए 2-3 चीज बताई गई है कि किस किस देश के लोग जो हैं वो आएंगे तो उन्हें यहां पर सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी। यह भी बताया गया है कि कौन से धर्म के लोग होंगे, यह भी देख लेंगे अभी हम। उसके बाद यह भी बता दिया गया है कि वह दिनांक क्या होगा, डेडलाइन क्या फिक्स किया गया है। तो डेडलाइन तो यही मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूं कि 31 दिसंबर 2014, इसे आप चाहे तो नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2014 तक जो भी लोग देश में शरणार्थी थे भारत में, उनको ही ये अधिकार दिया जाएगा, वही ये वेब पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एक बात तो ये यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये मैप आप देखिए, मैंने 2-3 बातें और कहा कि हम यहां पर यह प्रश्न ढूंढने का प्रयास करेंगे कि किस देश के लोगों को, ठीक है, और उसके बाद हम यह प्रश्न भी ढूंढेंगे कि कौन से धर्म है, और यह भी देखेंगे कि इसका आधार क्या है। यानी कि ये 3 चीजें, और फिर हम देखेंगे कि इसको लेकर के चिंता क्या जताई जा रही है। यह मामला क्लियर हो गया। अब चलते हैं देश को लेकर के, किन देश के लोगों को सीए के आधार पर भारत सरकार नागरिकता देने वाली है। देखिए भारत का यहां पर नक्शा देखिए, और यह दक्षिण एशिया का नक्शा आपको दिख रहा है। दक्षिण एशिया यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है। भारत और उसके पड़ोसी देश आपको दिख रहे होंगे। यहां पर पाकिस्तान आपको नजर आ रहा होगा, पाकिस्तान के बाद यहां पर अफगानिस्तान नजर आ रहा होगा, और यहां पर बांग्लादेश। बांग्लादेश जो था पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, 1971 के बाद यह स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और बांग्लादेश के रूप में जाना जाने लगा। तो ये 3 देश हैं, यानी कि देश की जब मैंने चर्चा किया तो ये ही 3 देश हैं। इन 3 देशों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, कौन 3 देश। अब देखिए यहां पर पाकिस्तान भी हमसे लंबी सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान यहां थोड़ा सा मिलता है, लेकिन चूंकि ये हिस्सा जो है वो अभी गिलगित बाल्टिस्तान का वो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो डायरेक्ट हम उसके टच में नहीं है। एलओसी के माध्यम से पाकिस्तान से हमारा कनेक्शन है। बांग्लादेश को लेकर के देखेंगे, बांग्लादेश के साथ हम एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हैं, और यह संवेदनशील भी हमारे लिए काफी हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश से लगातार जो ये हमारा 7 सिस्टर्स है, इन स्टेट में जो घुसपैठ की समस्या बनी रहती है, यह बताया जाता है। तो यहां पर ये 3 देश आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज है कि धर्म कौन कौन से। देखिए इन 3 देश में अल्पसंख्यक समुदाय जो है, ध्यान रखना है, मैंने शब्द यूज किया है, माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं, अल्पसंख्यक। अब इस देश में बहुसंख्यक कौन है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो इन देशों में बहुसंख्यक जो है वह मुस्लिम है। पाकिस्तान में भी मुस्लिम बहुसंख्यक है, अफगानिस्तान में भी और बांग्लादेश में। तो इसके अलावा जो धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हो गए। अब फिर कौन कौन से अल्पसंख्यक स्पष्ट तौर पर यहां देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि 6 धर्म के लोग हैं। ठीक है, 3 देश हैं, 6 धर्म के लोग हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से इन 3 देशों में आते हैं। कौन कौन, यहां नोट कर लीजिए आप। इसमें एक आ जाता है हिंदू, तो पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू होंगे, अफगानिस्तान में रहने वाले जो हिंदू होंगे, बांग्लादेश में जो रहने वाले हिंदू होंगे। एक बात तो ये क्लियर हो गई। हिंदू के बाद यहां पर सिख की बात की गई है, सिख के बाद यहां पर बौद्ध की बात भी कर दी गई है, बौद्ध की बात है यहां पर, और बौद्ध के बाद यहां पर जैन, जैन के बाद पारसी, और पारसी के बाद ईसाई। ठीक है, तो ये 6 हैं। देखिए हिंदू और यहां सिख, 1 2 3 4 5 6, तो यही 6 जो है अल्पसंख्यक समुदाय माइनॉरिटी हैं। किन देशों में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में। तो ये 6 जो है धार्मिक व्यक्ति जो कि धार्मिक आधार पर, मैंने यहां आधार लिखा है, किस आधार पर, तो धार्मिक आधार पर इनका उत्पीड़न हुआ हो इन देशों में, ध्यान रखना है। इन 3 देशों में ये 6 जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनका धर्म के आधार पर उत्पीड़न हुआ हो, और ये भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले शरणार्थी बन के आ चुके हैं कि मुझे वहां पर सताया जा रहा है, मेरे अधिकार की संरक्षण नहीं की जा रही है, मुझे जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो मुझे आप अपने यहां नागरिकता दीजिए। तो इसके लिए गृह मंत्रालय ने देश के कानून ने व्यवस्था किया सीएए का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यह मामला आप समझ में आया। अब एक प्रश्न यह भी होता है, अमेंडमेंट एक्ट क्यों है।
संशोधन मैंने आपसे कहा था, नागरिकता संशोधन अधिनियम। मैं लगातार जब भी आपको लॉ पढ़ाता हूं, मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी कोई कानून हो तो उसके उद्देश्य को समझिए, और संशोधन हुआ है तो जाहिर सी बात है उस टॉपिक से संबंधित पहले कानून देश में रहा होगा, बिल्कुल रहा है। अगर यहां अमेंडमेंट की बात की गई है तो इससे पहले कानून देश में रहा है नागरिकता को लेकर के, और यह 1955 का कानून है, नागरिकता अधिनियम। आप चाहे तो यहां नोट कर लीजिए, इसी कानून में यह संशोधन किया गया, नागरिकता अधिनियम की बात की गई, नागरिकता अधिनियम 1955। अब यह नागरिकता अधिनियम 1955 में ही संशोधन करके 2019 में यह सीए कर दिया गया। यह मामला आपको क्लियर हो गया। फिर से एक बार आपको क्लियर कर दूं, 3 देश यहां पर हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इन 3 देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। 6 अल्पसंख्यक कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। इनका आधार क्या रहा है? धार्मिक आधार पर यदि इन 3 देशों में इन्हें उत्पीड़ित किया गया है तो डेडलाइन है 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए थे, तो सीए के माध्यम से अभी जो ऑनलाइन पोर्टल होगा ये वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जांच पड़ताल हो जाएगी, सही पाए गए नागरिकता दे दी जाएगी। यह बात कह दिया गया है 2019 का जो अधिनियम आया था उसके आधार पर, और यही चीजें यहां पर है। अब एक चीज गौर कीजिए, अब हम अगले सेक्शन में बढ़ते हैं कि चिंता को लेकर के विरोध क्यों सीए का इतना। अब यहां पर गौर कीजिए, मैंने जब आपको ये 6 बताया है, यहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, तो क्या मैंने मुस्लिम का नाम लिया? नहीं। तो यहां पर यह कहा गया कि ये जो हमने कहा है वो गैर मुस्लिम समुदाय हैं, यानी कि सीए के माध्यम से किसी भी मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जा रही है। तो यह आरोप लगेगा ना कि क्या यह धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है? इसका और हमारी संविधान क्या इस बात की इजाजत देती है? यह अब डिबेट का टॉपिक हो गया। तो यही बातें यहां पर की जा रही है। इतना मामला आपको समझ में आ गया? चलिए इसमें कुछ और डिबेट की बातें हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको कुछ चिंताएं बताते हैं, सीए से संबंधित क्या क्या चिंताएं हैं। पहली बात मैंने कहा कि धर्म के आधार पर कहा गया कि धर्म के आधार पर आप जो है भेदभाव कर रहे हैं। हमारे संविधान का अगर फंडामेंटल राइट्स पे आप जाएंगे, संविधान के भाग 3 में, तो फंडामेंटल राइट को 6 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। जब हम गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत कौन सी बात की थी? स्वतंत्रता की। लेकिन जब हम स्वतंत्र राष्ट्र हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, तब उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। आप अगर संविधान पढ़ेंगे और भाग 3 को पढ़ेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। चौंकाने वाला फैसला इसके तहत यह लिया गया कि उन्होंने स्वतंत्रता के अधिकार को पहले नहीं रखा। आप, मैंने कहा ना 6 भाग, तो पहला भाग जो है संविधान का, ये जो फंडामेंटल राइट्स का देखेंगे, इसमें कह दिया गया है समता का अधिकार। अब देखिए सीए को, डिबेट को अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा, मेंस में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में, आप इसको कर ले जाएंगे। समता के अधिकार की बात की गई और यह कहा गया, आर्टिकल 14 से 18 इसे दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि विधि के समक्ष जो है सभी समान होगा, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और जब यहां पर यह कहा गया कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, तो दोनों ही बातें हैं कि कोई नागरिक अगर इस देश का है तब भी और कोई विदेशी है तब भी कानून के समक्ष दोनों ही बराबर होंगे। बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, जो केवल देश के नागरिक को प्राप्त हैं। ठीक है, जैसे आरक्षण वगैरह लेने का, अल्पसंख्यक समुदाय का, बहुत सारी ऐसी चीजें हमने कई बार उस पर चर्चा किया है, आज उससे बचते हैं। तो यहां पर ये बातें कही गई। अब यहां पर देखिए सीए को लेकर के यही कहा गया ना कि धर्म के आधार पर गैर मुसलमानों को यह जगह दे रहा है, जो मुस्लिम समुदाय है उसको जगह नहीं दे रहा है। तो विदेशी नागरिक हैं तो वह भी विधि के समान, उनको समानता मिलनी चाहिए, जो कि मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पे जो भाग 2 में रखा गया इस पार्ट में, उसमें हमने रखा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से शुरू होता है। आपने पढ़ा होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह, बहुत सारे इसके तहत आप पाते हैं। तो देखिए समता का अधिकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही बातें यहां पर की गई कि धर्म के आधार पर आप दे रहे हैं और यहां कह रहे हैं कि विधि के समक्ष सभी समान है, तो आप भेदभाव कर रहे हैं। दूसरी एक बात और है, वह बात क्या है कि देखिए आपने कहा कि धार्मिक आधार पर उत्पीड़न। चलिए इस शब्द पर ध्यान देते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, अब एक तर्क दिया गया था जब पार्लियामेंट में इसको लेकर के डिबेट हो रहा था, अब 2019 में
जब इस कानून पर, इस अधिनियम पर चर्चा चल रहा था, इसे कहते हैं पार्लियामेंट का डिबेट देखना चाहिए आपको, लोकसभा या राज्यसभा में जब डिबेट चल रहा था दोनों ही जगह, तो एक तर्क दिया गया, धार्मिक उत्पीड़न को बताया गया कि भाई धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़न है हम उसे दे रहे हैं, और इन देशों में, और ये किसको मिलेगा? अल्पसंख्यक को। ठीक है, ये अल्पसंख्यक को मिलने वाला है। किस देश के अल्पसंख्यक को? तो यहां पर पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और यहां पर बांग्लादेश के, ये 3 देश कहा गया। ठीक है, अब कहा गया कि देखिए यहां पर जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं मिल रहा है सीए के तहत, तो इन 3 देश में क्या मुसलमान अल्पसंख्यक हैं? नहीं, यहां मुसलमान जो हैं वह बहुसंख्यक की स्थिति में है। तो बहुसंख्यक आबादी का वहां की सरकार, वहां की सेना, वहां की प्रशासन जो है धार्मिक आधार पर कम से कम उत्पीड़न नहीं कर पाएगी। ठीक है, वह अल्पसंख्यकों के साथ हो सकता है, और इसीलिए बाकी जो 6 अल्पसंख्यक हैं, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उन्हें हम सीए के तहत लेकर के आए हैं। यह बात यहां पर स्पष्ट कर दिया गया। तब एक डिबेट और आता है, वो डिबेट क्या आता है? देखिए यहां गौर करने वाली बात है। इतना तो आप समझ गए कि ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि इन देशों में जो है मुसलमान जो हैं वह बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए आप अल्पसंख्यक को दे रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन यहां पर एक डिबेट हो जाता है, और यह डिबेट जो है वह होता है म्यांमार को लेकर के। आप कहेंगे म्यांमार में, ये यहां पर इसे रब करता हूं, अब आप समझ में पाएंगे। 2 बातें, सरकार इस बात से एक बच सकती थी कि हम सिर्फ पड़ोसी राष्ट्रों के लिए देने वाले हैं, तो म्यांमार भी तो हमारा पड़ोसी है, उसके साथ भी तो हम सीमा साझा करते हैं, ये रहा म्यांमार। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझिए कि म्यांमार में एक समुदाय है, म्यांमार का एक प्रांत है रखाइन प्रांत, जैसे हमारे यहाँ है ना कि ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार, वैसे ही वहां पर एक प्रांत है रखाइन प्रांत। रखाइन प्रांत में रोहिंग्या शरणार्थी बहुत हैं, रोहिंग्या समुदाय हैं ऐसे कहिए, और इनके साथ विवाद हो गया था। तो म्यांमार में जो बहुसंख्यक हैं वो है बौद्ध, ध्यान रखना है, बुद्ध धर्म के लोग, और यहां पर मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक हैं। तो इनका टकराव हुआ था बौद्ध धर्म के लोगों से। पहले इन्होंने भी उपद्रव किया, उसके बाद वो उपद्रव करने लग गए, और स्थिति ये हो गई कि इन्हें म्यांमार छोड़ करके भागना पड़ा सारे पड़ोसी देशों में। भारत में आए, पश्चिम बंगाल में चले गए, ये बांग्लादेश में चले गए, अंडमान में जाकर के कुछ बैठे हुए हैं, तो इनकी स्थिति जो है फिर बहुत खराब हो गई। तो कहा गया कि भारत में भी बहुत रोहिंग्या समुदाय हैं जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, और ये जो है धर्म के आधार पर मुस्लिम है। ध्यान से समझिए, ये धर्म के आधार पर मुस्लिम है, और ये प्रताड़ित भी हैं यहां पर। तो आपने इसमें म्यांमार को क्यों नहीं शामिल किया? आप 3 ही देश को क्यों शामिल कर रहे हैं? आप म्यांमार को भी शामिल करते, और म्यांमार में आप धार्मिक आधार पे ये भी तो अल्पसंख्यक है, आप कह रहे हैं इस 3 देश में जो अल्पसंख्यक होगा तो ये भी तो अल्पसंख्यक है म्यांमार में, फिर इसको आप शामिल कर लेते। तो आप यहां पर मुसलमान होने की वजह से इसे छोड़ रहे हैं रोहिंग्या को, ये आरोप है सरकार पर। तो एक तो ये आरोप हो गई। चलिए दूसरे आरोप के तरफ बढ़ते हैं। यहां मैं चिंताएं आपको गिना रहा था, चिंता में एक जो है रोहिंग्या का आ गया, दूसरा तमिल समुदाय जो श्रीलंका में है, श्रीलंका को लेकर के आप इसे नोट कर लीजिए। श्रीलंका में जो तमिल समुदाय है इसको लेकर के कहा गया। चलिए फिर से मैप पर चलते हैं। अब यहां पर भी बचना मुश्किल है सरकार के लिए। देखिए यहां पर कहा गया कि ये जो श्रीलंका है ये भी तो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, और यहां पर जो तमिल समुदाय है वह अल्पसंख्यक स्थिति में है, और तमिल समुदाय के साथ देखा जा रहा है कि 1980-90 के साथ ही श्रीलंका में काफी भेदभाव हो रहा है। इन्हें भी शरणार्थी बनकर के तमिलनाडु में आना पड़ रहा है, भारत में शरण लेना पड़ रहा है। 31 दिसंबर 2014 से पहले ये लोग भी काफी तादाद में आ चुके हैं। तो फिर इन्हें सीए के तहत क्यों नहीं लाया गया? अब यहां पर एक प्रश्न का काट तो मिल जाएगा आपको। रोहिंग्या के संदर्भ में कहा गया कि ये मुस्लिम है इसीलिए आपने इनको अधिकार नहीं दिया, लेकिन ये तो तमिल हैं, ये तो हिंदू हैं, फिर इनको भी अधिकार क्यों नहीं दिया गया? तो यहां पर देखिए एक काट मिला, लेकिन दूसरा प्रश्न जो है यहां पर तैयार है सरकार के लिए। उसके बाद देखिए कई तरह के चीजें जो है और इन चीजों को उलझाता रहा कि क्या सरकार जो है यह चाह रही है कि किसी की नागरिकता लेने की बात की जा रही है। तो यहां पर स्पष्ट जान लीजिए, आपने इन सभी डिबेट को सबसे पहले समझ लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा उलझाऊ हो सकता है आपके लिए। 3 देश, 6 अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम को लेकर के समस्या था, गैर मुस्लिम को ही दिया जा रहा है, ये पूरा डिबेट था इसका, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं
वह इस बात को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि अब यहां पर सरकार आगे क्या करने वाली है। इन चीजों पर हम जरा सा देख लेते हैं। दूसरी बात, नागरिकता जो है क्या अब इस आधार पर ही मिलेगा? तो स्पष्ट जान लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विदेश के या इन 3 देश के लोग अगर नागरिकता चाहें तो इसी आधार पर मिलेगा, नहीं। संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक यह स्पष्ट किया गया है, नागरिकता, अगर भारत की नागरिकता किसी को लेनी है, नागरिकता लेनी है, या यहां पर देखिए नागरिकता का ग्रहण करना है या उसका त्याग करना है, तो इसको लेकर के स्पष्ट यहां पर बता दिया गया है, ठीक है। और इसके तहत ही यहां पर 5 आधार बता दिए गए हैं कि ये 5 आधार होंगे, इस आधार पर ही नागरिकता दी जाएगी। अदनान सामी का नाम आपने सुना है, सिंगर है, पाकिस्तान से संबंधित है। तो क्या अदनान सामी को भारत की नागरिकता मिली है? जवाब है हाँ। लेकिन क्या अदनान सामी को भारत की नागरिकता सीएए के आधार पर मिली है? जवाब है नहीं, क्योंकि सीएए तो आज से लागू हो रहा है, लेकिन नागरिकता उनको पहले मिली है। तो किस आधार पर? यही जो 5 से 11 और 5 आधार यहां बताए गए हैं उसके तहत, यानी कि पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, म्यांमार के हो, श्रीलंका को हो, किसी भी देश के नागरिक हो, वे यदि भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें रोक टोक नहीं है। बस ये है कि यहां जो 5 से 11 तक जो नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रावधान को उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। उसके तहत, उस प्रक्रिया के तहत वे नागरिकता ले सकते हैं, कोई रोक टोक उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ जो सीए है उनके लिए है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 जो है अल्पसंख्यक समुदाय जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुए हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2014 तक आए हैं, उन्हें नागरिकता इसके तहत मिल जाएगी। ये बात है। अब 5 आधार, चलिए इसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम अपने इस डिबेट के आखिरी चरण पे हैं। जैसे कि जन्म के आधार पर दिया गया है, फिर वंश की बात की जाती है। जैसे मान लीजिए हम और आप हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमने कोई कागज बनाया है, हमें जन्म के आधार पर नागरिकता मिल गई, ठीक है। हम पैदा ले लिए, हम इस देश के नागरिक हो गए। वंश के आधार पर भी नागरिकता दी गई है। पंजीकरण की व्यवस्था, देखिए अभी पंजीकरण की बात की जा रही है, इसमें भी सीए के तहत, तो पंजीकरण की बात भी की गई है। फिर देशीकरण की बात की गई है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वह है क्षेत्र का यदि विलय हो जाता है। अब यह मसला क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। बाकी सब तो ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे कि भारत जो है एक बड़ा देश है, और भारत में कल को कोई और स्टेट है, मान लीजिए कोई दूसरा देश है जो कि शामिल हो जाए। जैसे किसको शामिल करना चाहेंगे भारत में आप? लिख लेते हैं, भूटान को शामिल करते हैं, ठीक है। तो भूटान जो है, कल से हम कह देते हैं कि यह जो भारत का पार्ट बन गया, ठीक है। तो क्षेत्र के विलय के तहत कहा गया कि ये जो भूटान के लोग होंगे, इन्हें स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मामला समझ में आ गया? ठीक है। क्षेत्र के विलय का मतलब यही था। यहां गोवा है क्या, ठीक है। अब यह गोवा में क्या होता, 1962 में गोवा का विलय हुआ था भारत में। ध्यान रखिए, भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को होता है, लेकिन गोवा तब तक भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है। लेकिन 1962 में गोवा हमारे देश का हिस्सा बन गया। तो गोवा के जो लोग भी थे, उन्हें स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल गई थी। ऐसे ही कल को भूटान अगर भारत में शामिल हो जाता है, तो उनके लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कल को पाकिस्तान भारत में शामिल हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान लेता है, तिरंगे को, तो पाकिस्तान के सभी लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और यह जो होगा क्षेत्र के समावेशन के आधार पर ही होगा। तो इस बात को आप पूरी तरह से समझ गए। तो कुल मिलाकर के डिबेट जो है वह इन्हीं चीजों पर था। अब जो प्रश्न आ रहा है, 2-3 प्रश्न का समाधान जो कि सोशल मीडिया पे, मीडिया में चल रहा है, विरोध प्रदर्शन शाहीन बाग में हुआ, वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि क्या भारतीय मुसलमान जो हैं, भारतीय मुसलमान के लिए यह समस्या है? भारतीय मुसलमान यानी कि पहले से ही जन्म के आधार पर हो, वंश के आधार पर हो, देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर हो, क्षेत्र के विलय के आधार पर हो, भारत के पहले से ही वो नागरिक हैं भारत के मुसलमान, तो क्या उनकी नागरिकता चली जाएगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उनकी नागरिकता नहीं जाने वाली है। उन पर इस कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश का कोई भी मुसलमान है, उन्हें कोई नहीं कह रहा है कि आप इसके लिए कागज दिखाइए, ठीक है। उनकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। यह बात जो है ध्यान रखना है, यह बाहर के नागरिक से संबंधित है। सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक से संबंध है, भारत के नागरिक का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और वहां पर भी यह है कि सिर्फ मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए विरोध हो रहा है। वहां पर भी यह नहीं है कि भारत के मुसलमान का कोई ताल्लुकात इससे किया गया है। तो स्पष्ट तौर पर यह देख लेना है। दूसरी बात है कि क्या
कागज दिखाने की बात जो है, क्या लोगों को कागज अब दिखाना पड़ेगा अपनी नागरिकता को लेकर के? इस तरह की बातें नहीं है, भ्रम है। अगर सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आप देख रहे हैं, तो बस आप भ्रमित हो रहे हैं। आप बिल्कुल भी इन चक्रों में ना पड़े, यह बातें यहां पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर के भारतीय नागरिक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो डिबेट यही है। उसका अगर मैं एक आपको फिर से समरी बता दूं, तो समरी के तहत यह है कि सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो कि 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर करने के बाद कानून की शक्ल ले लिया था, लेकिन उसकी अधिसूचना सरकार जारी नहीं कर पाई थी, चूंकि देश भर में उस वक्त दंगे हो गए थे, विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सरकार ने आज 11 मार्च 2024 को शाम के तकरीबन 6 बजे इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए अब इस देश में लागू हो गया है और इसके तहत भारत के 3 पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उसके 6 अल्पसंख्यक समुदाय जिनका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ हो, और वे अल्पसंख्यक समुदाय हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन्हें यदि ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, शरण ले चुके हैं, तो सरकार इनके लिए नियमावली तैयार कर चुकी है और ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पंजीकृत करना होगा। इसके लिए एक वेब पोर्टल जारी कर दिया गया है। उस वेब पोर्टल पे जाके अपने मोबाइल से ही ये लोग पंजीकृत कर सकते हैं। फिर जांच होगी, जांच में सही पाए गए तो इन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। तो कुल बात यही है कि देश में सीए लागू हो चुका है और इसको लेकर के पूरे देश में सरकार सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है सीए के तहत श्रीलंका के तमिल को भी शामिल किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सीए के तहत आने वाले समय में जो म्यांमार से विस्थापित और शरणार्थी होकर के भारत और अन्य पड़ोसी देश में रोहिंग्या मुसलमान गए हैं, क्या आने वाले समय में उन्हें भी सीए के तहत लेना चाहिए? या फिर और भी समुदाय, जैसे कि आप कह सकते हैं कि तिब्बत में जो बौद्ध समुदाय हैं वे भी प्रताड़ित हैं वहां पर धार्मिक आधार पर, तो क्या उन्हें भी सीए के तहत लाना चाहिए? तो इस डिबेट पर आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार की मंशा चुनाव से पहले लाकर के चुनावी लाभ लेने की है? इन तमाम मुद्दे पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।